नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की सक्सेस को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और एक बार फिर इसरो इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 आज इसरो की नजर चांद पर नहीं है बल्कि सूरज की तरफ है। चलिए समझते हैं इस मिशन को आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। लेकिन चंद्रयान को जैसे चांद पर लैंड किया गया था, वैसे ही आदित्य L1 सूरज पर लैंड ही करेगा बल्कि दूर से ही उसकी स्टडी करेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट सूरज से ज्यादा अर्थ के पास होगा। स्पेसिफिकली कहा जाए तो लॉन्च होने के बाद अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैग्रांज पॉइंट L1 हेलो ऑर्बिट पर घूमेगा। उस पॉइंट पर पहुंचने में इस क्राफ्ट को लगभग 4 महीने का समय लगेगा और एक बार ये क्राफ्ट उस पॉइंट पर पहुंच गया तो 5 साल तक वहीं रहकर सूरज की स्टडी करेगा। इसीलिए इसको एक स्पेस क्राफ्ट नहीं, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कहा गया है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि लैग्रांज पॉइंट आखिर होता क्या है। लैग्रांज पॉइंट स्पेस के ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और धरती को अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो यहाँ पर 5 लैग्रांज पॉइंट बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लैग्रांज पॉइंट कहाँ लाई करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ पर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हम जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए, जिससे कि फ्यूल बचेगा और वो स्पेसक्राफ्ट धरती और सन के रेवोल्यूशन के साथ साथ घूमता रहेगा। इससे हम लॉन्ग टाइम मिशंस कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। लैग्रांज 1 यानी कि L1 का अगर हम एग्जांपल लें तो कोई भी चीज़ अगर हम L1 पॉइंट पर भेजते हैं तो कंटिन्यूअस ऐसी पोजीशन में रहेगी जहां से सन और अर्थ दोनों को देखा जा सके, साथ ही दोनों ही एक दूसरे की परछाई में कभी नहीं छुपेंगे। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लूनार ऑर्बिट में भेजते हैं जैसे कि चंद्रयान को भेजा था, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं तो चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छुप जाएगी। वैसे ही अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने से सन बीच बीच में छुप जाएगा। लेकिन L1 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ना ही धरती की परछाई सूरज पर पड़ेगी और ना ही सूरज की धरती पर। इसीलिए लैग्रांज पॉइंट इतने ज़रूरी हैं और आदित्य L1 को L1 पर प्लेस किया जाएगा और यही से इसका नाम आदित्य L1 पड़ा है। इससे पहले भी जिन एजेंसीज ने सोलर ऑब्जर्वेटरीज भेजी हैं उनको L1 पर ही प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, इन शॉर्ट सोहो। इसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर भेजा था। ये एक कंबाइंड मिशन था। जो L1 और L2 पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि वो अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब हैं। जो फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसे L2 पर प्लेस किया गया है। क्या आप सभी को पता है कि इसका क्या रीज़न है? L2 पॉइंट पर धरती सूरज को अपने पीछे छुपा कर रखेगी और इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर देखना है स्पेस की गहराइयों में और किसी भी लाइट का इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए इसको L2 पर प्लेस किया गया है। लेकिन बात आदित्य L1 की आती है तो ये क्या स्टडी करेगा सूरज के बारे में? चलिए जानते हैं पहले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सूरज के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम का सन, इसका डायामीटर 109 गुना बड़ा है हमारी अर्थ के डायामीटर से। वजन में ये 3,33,000 गुना भारी है अर्थ के कंपैरिजन में। अगर आपको थोड़ा और समझना है कि सन हमारी अर्थ से कितना बड़ा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 मिलियन अर्थ सूरज के अंदर समा सकती हैं। जैसे अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, वैसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे अंदर सूरज के भी एक कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स के रिएक्शंस होते हैं जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है जो हमें इतना दूर धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कन्वेक्टिव जोन, अप्रोक्सीमेटली 30% सन का रेडियस है। यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है।
इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे हमने नाम दिया है फोटोस्फीयर। भले ही हम इसे सरफेस कहते हैं, लेकिन सन का सरफेस ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारी अर्थ का सरफेस होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा ही मौजूद है। तो इसे सूरज की एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर काफी हद तक ठंडा हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है और 6000 डिग्री से शुरू होता है और ऊपर तक पहुँचते पहुँचते 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर एक पतली सी लेयर आती है जिसे ट्रांजिशन रीजन नाम से जाना जाता है। उसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है, जिसे कोरोना भी कहते हैं। इस कोरोना का उस कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना की लेयर में बहुत ही गर्म प्लाज्मा होता है, जिसका टेम्परेचर 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सन का कोर इतना ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन सन की सरफेस ठंडी हो जाती है और बाद में फिर से कोरोना वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। आखिर क्या रीज़न है इसका? ये सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए। हो सकता है आदित्य L1 का मिशन ऐसे ही कई राज खोलेगा। कई साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज बनाई हैं इस रीजन को लेकर, बट श्योरली कोई नहीं जानता कि इसका रीजन क्या है। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो हमें यूजुअली फोटोस्फीयर की लेयर दिखाई देती है, लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है यानी कि सूर्य ग्रहण, तो हमें एक रेडिश ग्लो दिखता है सूर्य ग्रहण के अराउंड, तो वो क्रोमोस्फीयर की लेयर होती है। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो वो लेयर भी छुप जाती है और कोरोना की लेयर दिखती है। बहुत ही फेंट सा हेलो टाइप सा बन जाता है सन के अराउंड। आदित्य L1 का मिशन है सन की ऊपर की तीनों लेयर्स को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन सन से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये किया कैसे जाएगा? इससे पहले हमें जानना होगा कि सन से क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीट और लाइट तो हम सभी जानते हैं कि वो सन से बाहर निकलती हैं। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इसमें न सिर्फ विजिबल लाइट है जो हमें आंखों से दिखती है, बल्कि यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज। एक्स रेज और गामा रेज भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन हमारी धरती की एटमॉस्फेयर हमें उससे प्रोटेक्ट कर लेती है। इस सब के अलावा सन से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। ये सोलर विंड्स जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती हैं। यही सुंदर सी लाइट्स जो हमें स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सूरज से निकलती हैं कोरोनल मास इजेक्शंस, CMEs। ये सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े बुशेस होते हैं। फिर निकलती है सूरज से कभी कभार सोलर फ्लेयर्स, जो लाइट और एनर्जी के बड़े इंटेंस फ्लैशेस होते हैं। कई साइंस फिक्शन मूवीज में सोलर फ्लेयर्स को मेंशन किया जाता है, जैसे कि 2012 और नोइंग जैसी मूवीज में, जिसमें एक भयंकर सोलर फ्लेयर निकलता है और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिन्हें हम 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। पहला, विजिबल लाइन इमिशन कोरोनाग्राफ, इन शॉर्ट वेल्क। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इन शॉर्ट सूट। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा, सोलर लेयर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रम, इन शॉर्ट सोलेक्स। फोर्थ, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रम सोलर मोटर, इन शॉर्ट हेलियोस। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्सरेज को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स में जो एक्सरे निकलती हैं उनको। पांचवा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट एस्पेक्स। सिक्स्थ, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इन शॉर्ट पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी पेलोड है मैग्नोमीटर यानी कि मैग, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो L1 पर आ रहे हैं। तो 7 में से 4 पेलोड्स डायरेक्ट सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी 3 पेलोड्स L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट लेंगे। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि धरती से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है इन मेजरमेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि धरती का एनवायरनमेंट बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज और बहुत सारी रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में आने से रोकता है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है।
बाकी अगर सन मिशन की बात की जाए तो नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था यूरोपियन एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन में। उनका मिशन था कि सन की कोरोना लेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना। इसके बाद एक सन ऑर्बिटर भेजा था जो कि नासा और ईएसए ने लॉन्च किया था 2020 में, और सबका मकसद कि सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना। उम्मीद है कि भारत के इसरो का आदित्य L1 मिशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।